मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फ़िज़िक्स। हमने अपना चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड स्टार्ट कर दिया है और हमने कुछ प्रीवियस टॉपिक्स अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, इसकी लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं विद सम न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स क्लास 12 का। इसमें हम आगे करने वाले हैं अपना टॉपिक। पहले आप प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो करवाया है वो देख लीजिए। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के करवा दिया है मैंने पूरा टॉपिक, इसे हम इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं। इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स भी मैंने करा दिए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक की टर्म मैंने डिफ़ाइन कर दी है और इसकी एप्लीकेशंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स लॉ इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ यहाँ पर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल स्टेट्स दैट द force of attraction between two bodies is directly proportional to product of mass of the bodies and inversely proportional to square of distance between them। याद है आप लोगों को? मैंने आपको बताया कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता था कि आपके पास मान लीजिए ये एक मास m1 है और ये आपके पास एक मास m2 है और इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस क्या है, r है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 एंड m2 एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होता था, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दे तो ये हो जाएगा F इजिकल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर G आपको क्या डिनोट करता था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट करता था। क्या डिनोट करता था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिनोट करता था, राइट। जैसे आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसे ही आपके पास क्या है? कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ भी आपके पास क्या दिखाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाता है, बट इसकी जगह पर क्या आ जाते हैं? हमारे पास चार्जेस आ जाते हैं। कूलम्ब्स लॉ बेस्ड तो आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर ही है, बस इसमें आपके पास मास की जगह क्या आ जाते हैं? चार्जेस आ जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की डेफिनेशन करते हैं। कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या होता है? यस, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ attraction और repulsion between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional
distance between them, square of distance between them, distance between them, राइट। तो यहाँ पर आपके पास f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, एक चार्ज Q1 है और यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के सेंटर्स को क्या कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, R। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। जब यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे देन यू विल गेट ए कांस्टेंट K हेयर, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ पर ये हमारे पास K जो है ये आपके पास कौन सा कांस्टेंट है, यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट बोल सकते हैं हम इसे। K को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसे हम बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये आपके पास, और इसे हम बोल सकते हैं कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट। तो यहाँ पर जो ये K है, इस K की वैल्यू एक्चुअली क्या है, इस K की जो वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो मैंने ये सिंबल यूज़ किया है इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं हम इसे लिखते हैं एप्सिलॉन, राइट। ये जो E जैसा आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और अगर इसके नीचे जो है मैंने सफिक्स में ये नोट या फिर ये ज़ीरो जो लगाया है ये हमारे पास क्या बोला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है इसको कैसे बोला जाता है, आप इसको लिख के रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि ये जो एप्सिलॉन है यहाँ पर किस लिए यूज़ होता है, एप्सिलॉन इसके लिए यूज़ होता है परमिटिविटी के लिए, परमिटिविटी। अब परमिटिविटी वर्ड जो है यहाँ पर आपके पास नया वर्ड आया है, इसको मैं यहीं डिफ़ाइन कर देती हूँ। ये आपके पास क्या डिफ़ाइन करता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रेजेंट इन अ मीडियम। आप इसको लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रेजेंट इन अ मीडियम। प्रेजेंट इन ए मीडियम का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्सेस कौन कौन से एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी मीडियम में, वो क्या डिनोट करेगा, आपके पास परमिटिविटी को डिनोट करेगा। और परमिटिविटी आपके पास अलग अलग मीडियम के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। फ्री स्पेस के लिए अलग होती है, लिक्विड के लिए अलग होगी, या फिर एयर के लिए अलग होगी, या फिर किसी अनदर मीडियम के लिए अलग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की बात कर रही हूँ, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। दिस इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, ये होती है आपके पास 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू आपके पास आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैंने इसको यहाँ पर स्टार से डिनोट कर दिया है, आप ये वैल्यू जो है याद कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। सो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए।
अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने अभी एप्सिलॉन नॉट हमने बताया कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है। अगर हम बात करें परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, कोई भी मीडियम हो सकता है, मान लीजिए वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर की बात कर ले या परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात कर ले, तो इनकी वैल्यू क्या होती है। परमिटिविटी ऑफ एयर होती है 1.00054 एंड परमिटिविटी ऑफ वाटर होती है 80। सो इसी तरीके से अलग अलग मीडियम के लिए ये परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस की याद रखनी है। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कितनी है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 पर कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विद यूनिट याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू बताई है, मैंने सिर्फ आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताई है और अभी के की वैल्यू बतानी बाकी है। तो पहले हम जान लेते हैं के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू होगी यहाँ पर के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। पाई की वैल्यू आपको पता होती है 22/7 लिख लीजिए या 3.14 लिख लीजिए, बात एक ही है। जब हम पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर, वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। सो ये आपके पास के की वैल्यू है, ये आप याद रखिएगा, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है। इसकी भी वैल्यू हम काफ़ी जगह अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका साथ के साथ, उसके बाद फिर हम करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन। चलिए देखिए, आपके पास ये न्यूमेरिकल है 2 इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर। ये कॉपर के 2 स्फीयर हैं ए एंड बी। मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक कॉपर का स्फीयर है, ये बी आपके पास क्या है, दूसरा कॉपर का स्फीयर है। हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ए और बी के जो सेंटर्स हैं वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आर की वैल्यू दे रखी है। What is the mutual force of electrostatic, this is electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5। हर एक पे चार्ज कितना है, मतलब Q1 और Q2 दोनों की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम दे रखी है। ये मान लीजिए इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस R जो है वो है 50 सेंटीमीटर, मीन्स 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो अब आपके पास यहाँ पर म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन निकालने के लिए बोला गया है। आप यहाँ से फॉर्मूला लिखिए, F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता होती है, अब यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है, तो 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। मैंने Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10 की पावर 7 लिख दी, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 ही Q2 की भी वैल्यू है, वो भी लिख दी है। डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 इंटू 10 की पावर -2 और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे सॉल्व करेंगे 6.5 और 6.5 को आप सॉल्व करिए। यहाँ पर मैं आपका साइड में सॉल्व करके दे देती हूँ, 6.5 और 6.5 को सॉल्व कर दीजिए।
ये हो गया आपके पास 4225 और इसको अभी 9 से और मल्टीप्लाई करना है। 9 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ये आएगा। ये लिख दीजिए आप यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 38025 और यहाँ पर जो है पॉइंट दिए हुए थे 2, तो ये हो जाएगा 380 इंटू 10 की पावर 380.25 इंटू 10 की पावर्स को सॉल्व कर लीजिए। 10 की पावर 9 यहाँ पर है, -7 और -7 क्या हो गया 10 की पावर -14, तो ये हो गया 10 की पावर 9 -14 डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर अब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। इसे फर्दर सॉल्व करिए। ये आपके पास 38025 अपॉन इसको 100 कर लेते हैं इनटू 10 की पावर ये क्या हो जाएगा 14 -9 कितना हो गया -5 और ये 10 टू पावर -4 को ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा +4। यहाँ पर भी इसको भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ से ये नीचे वाला पार्ट जो है वो हो गया ख़त्म। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, ऊपर वाला पार्ट ही रह जाएगा 38025 इंटू 10 की पावर -5 +4 और -2। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने पर आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कितना बना 38025 इंटू 10 की पावर, पहले 10 की पावर सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा -5 और -2 -7 और -7 और +4 कितना बना -3, तो ये हो गया 38025 इंटू 10 की पावर -3। अब -3 का मतलब क्या है, ये हो गया 38025 अपॉन 1000। 10 की पावर 3 -3 को आप नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर +3 होगा और 10 की पावर +3 का मतलब 1000। ये आप यहाँ पर फिर आप पॉइंट लगा दीजिए, कितना बनेगा 1 2 3 38.025 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गई है F की वैल्यू। F की SI यूनिट आपको पता ही होगी। SI यूनिट हमेशा क्या रहेगी फोर्स की, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है न्यूटन होती है, राइट, न्यूटन। कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन, राइट। इस तरीके से आप बाकी पार्ट भी और क्वेश्चंस के सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है, राइट। चलिए अब हम आगे कर लेते हैं अपने टॉपिक को। हमने कहा था कि इसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशन करेंगे हम। यहाँ पर हम जो है आगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी कर लेते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फिर इसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं आपसे कहूँगी कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगी, सिर्फ आपको जो है वेक्टर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना, बाकी कुछ नहीं करना है। F12 क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R², ये हो जाएगा R⁻²1। और सिमिलरली आपके पास F21 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R² R⁻12। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम इसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म, क्या है इम्पोर्टेंस इसकी, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की इम्पोर्टेंस हम यहाँ पर बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ। ये F12 और F21 है क्या, ये देखिए अभी हमने पिछली अपनी जो स्लाइड्स हैं उसमें हमने किया था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R² होता है और इसमें Q1 और Q2 चार्ज ऑन टू बॉडीज़ है, R क्या है इनके ऊपर का सेपरेशन डिस्टेंस है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास F12 क्या है, F12 यहाँ पर F12 इज़ द फोर्स। F12 अगर हम लिखते हैं F12
सॉरी ये होगा आपके पास F21। एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास जो है F21 यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा और F12 क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। कैसे होगा? F21 इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2। Q1 ने Q2 पे जो चार्ज लगाया है, जो पहला आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, ये आपके पास क्या डिनोट कर रहा है? दैट इज़ द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट Q2। और किसने लगाया है? फर्स्ट पार्टिकल ने लगाया है, वो सेकेंड यहाँ पर नंबर के फॉर्म में डिनोट किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि F21 इज़ द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, राइट। और जो F12 होगा आपके पास, दैट इज़ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है वो क्या है? F12। और इसने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया है वो क्या है आपके पास? F21, राइट। तो दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर क्या है? अपोजिट है। दोनों ही एक दूसरे के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपके पास F21 और F12 क्या है, ठीक है। ये अब हम आगे आ जाते हैं अपने पिछले टॉपिक पर ही, जो टॉपिक हम कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। अब हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम कर रहे थे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और इसकी क्या करनी है, अब हमें इम्पोर्टेंस करनी है। अब देखिए मैंने ये तो बता दिया है आपके पास जो F12 और F21 क्या है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल्स टू F21। दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बट डायरेक्शन इज अपोजिट, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंस में दैट दिस लॉ फॉलोज न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप सभी को पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और यहाँ पर हम आसानी से कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो इस स्टेटमेंट से क्या चीज़ क्लियर कर रहा है कि जो F12 है वो किसके इक्वल होगा? F21 के। और ये फॉलो किसको करेगा? न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। सेकेंड, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सेकेंड इसमें हमें क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास Q1 और Q2 चार्जेस हैं वो दोनों अपने सेंटर से ज्वाइन हैं, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू बॉडीज़। ये दोनों बॉडीज़ के जो सेंटर्स हैं ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो है दोनों क्या है आपके क्या कहला रहे हैं? सेंट्रल फोर्सेस कहला रहे हैं। कैसे फोर्सेस होंगे ये? सेंट्रल फोर्सेस होंगे। कहने का मतलब है कि जो फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं, Q2 Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है और Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, दोनों ही फोर्स किससे लग रहे हैं? इनके सेंटर से लग रहे हैं, इनके सेंटर से लग रहे हैं, राइट। तो ये आपके पास हो गया है लाइन ज्वाइनिंग द F21 एंड F12
are the forces acting along the line joining the centers of two charges। ठीक है, इस सेंटर से और इस सेंटर से जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसी वजह से इसे क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, सेंट्रल फोर्सेस है। F1 और F2 आपके पास क्या है, दोनों ही सेंट्रल फोर्सेस होंगे। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, राइट। सो इसमें आपके पास यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी लिमिटेशंस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ कि आपके पास जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ द लिमिटेशंस। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस करते हैं हम। फर्स्ट हमारे पास क्या लिमिटेशन है, देखिए फर्स्ट इसमें क्या है, जो आपके पास चार्जेस होंगे वो कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। चार्जेस कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे होने चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख देते हैं हम, चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट पोजीशन, राइट। सेकेंड हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके चार्जेस हैं वो कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, मतलब बहुत स्मॉल साइज़ के होने चाहिए। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। माइक्रो और मैक्रो के बीच के रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, एटम का एग्जांपल हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चार्जेस मस्ट बी ऑफ पॉइंट साइज़ के होने चाहिए। पॉइंट साइज़ के होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो है, ये जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लग रहे हैं, ये दोनों ही बॉडीज़ के सेंटर से लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इनकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। रेंज क्या होनी चाहिए, 10⁻⁻15 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये 10⁻⁻15 क्या है, ये है न्यूक्लियर साइज़। एक न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻15 होता है। और जो आपके पॉइंट साइज चार्जेस हैं, इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, इस न्यूक्लियर रेंज से या इस न्यूक्लियर साइज से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड पॉइंट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट चार्जेस मस्ट बी पॉइंट साइज एंड द रेंज ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस या रेंज ऑफ साइज ऑफ चार्जेस must be greater than 10⁻⁻15 मीटर होना चाहिए, राइट। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द कूलम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने किया है अपना कूलम्स लॉ क्या होता है और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के ऊपर बेस्ड है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। अगर आपसे कोई पूछ ले एक नंबर में कि आपके पास जो है कूलम्स लॉ किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका बेसिक जो प्रिंसिपल, अगर आपसे कोई पूछे तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसमें लिख दीजिए, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, राइट।
तो यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ लिया कि आपके पास कूलम्स लॉ क्या होता है, ये बेस्ड होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। देन हमने क्या किया है, एक न्यूमेरिकल कर लिया है, इसमें हमने अपने सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर लिया है कि कैसे हम दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहा आपके पास। उसके बाद हमने क्या किया है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म किया है। उसके बाद फिर हमने लिमिटेशंस करी हैं और ये बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, राइट। उसमें हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। पहला टॉपिक होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।